Okay, welcome to the lecture. Previous lecture में हमने देखा था कि electronics memory में लोड होता है, what are the various sections, data section है, code section है, stack और heap. फिर हमने देखा था कि इन sections में क्या क्या चीजें जो है वो सेव होती हैं. फिर हमने देखा था कि there are two systems, batch system and time sharing system. So बैच सिस्टम और टाइम शेयरिंग सिस्टम में मैंने आपको डिफरेंस बताया था. टाइम शेयरिंग सिस्टम में हमने देखा था कि देयर इज अ फिक्स क्वांटम स्लाइस और क्वांटम टाइम के अकॉर्डिंगली हम प्रोसेसेस को स्विच करते हैं. वन प्रोसेस को हम स्टॉप करते हैं जो ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो रहा होता है और जब उसका टाइम स्लाइस फिनिश हो जाता है फिर हम नेक्स्ट प्रोसेस को हम जो है वो लोड करते हैं और उसको सीपीयू करते हैं. ये वाले सेक्शन है ना, ये बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन कर रहा है. देयर इज ओएस कोड. ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो दूसरे प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करवाने में हेल्प आउट करता है. अब दूसरे प्रोसेसेस को कैसे वो एग्जीक्यूट कर रहा होता है वो उनका रिकॉर्ड मैनेज करता है. ठीक है, अब फॉर एग्जांपल उसने एक प्रोसेस को स्टॉप करना है, दूसरे को लोड करना है और फिर दोबारा से उसी प्रोसेस को उसी इंस्ट्रक्शन से दोबारा से उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करनी है. तो इसके लिए वो क्या करेगा, इसके लिए वो एक डेटा स्ट्रक्चर मेंटेन कर रहा होता है. ठीक है, सो लिंक लिस्ट के थ्रू मैंने आपको बताया था कि एवरी प्रोसेस जो इंफॉर्मेशन है फॉर एवरी प्रोसेस वो सेव होती है पीसीबी में. पीसीबी स्टैंड्स फॉर प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक. तो उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन स्टोर होती है लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि these are the number of information list जो कि हमें सेव करने की जरूरत है. ठीक है, तो प्रोसेस स्टेट है, प्रोसेस नंबर है, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर है, ऑल अदर रजिस्टर्स हैं, and so on so forth. So these things need to be saved for context switch. टाइम शेयरिंग सिस्टम के लिए ये चीज जरूरी है. ठीक है, क्या ये बैच सिस्टम के लिए ये चीजें सेव करना जरूरी है? बैच सिस्टम के लिए बना बताओ, बैच सिस्टम के लिए ये चीजें जरूरी है सेव करना या जरूरी नहीं है? पीसीबी जो है बेसिकली ये एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है. ये हर प्रोसेस के लिए एक अलग से समझ लें कि एक बॉक्स है जिसमें ये इंफॉर्मेशन हम स्टोर करते हैं. ठीक है, जैसे लिंक लिस्ट में अपने नोड पर है ना, तो ये समझ लें कि एक नोड में ये इंफॉर्मेशन है सारी. ओके, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये हम बात कर रहे हैं टाइम शेयरिंग सिस्टम, उसमें भी ये सेव करने की जरूरत है. क्या बैच सिस्टम में इसको सेव करने की जरूरत है? एक प्रोसेस उसमें क्योंकि पूरा का पूरा प्रोसेस जो है जब उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करना है तो सारा का सारा एग्जीक्यूट हो जाएगा. देयर इज नो कॉन्टेक्स्ट स्विच. ठीक है, एक प्रोसेस जब एग्जीक्यूट हो जाएगा कंप्लीटली तो फिर दूसरे प्रोसेस की बारी आएगी. तो उसमें हमें ये पीसीबी जो है वो सेव करने की जरूरत नहीं है. ओके, सो दिस इज ओनली फॉर टाइम शेयरिंग सिस्टम. ओके, तो ये नेक्स्ट स्लाइड पे जहां से हमने स्टार्ट करना था. कंकरेंट का वर्ड आपने सुना होगा, कंकरेंट रियल लाइफ में नहीं सुना. कंकरेंट का मतलब होता है कि अगर दो चीजें इन पैरेलल हो रही हैं, क्या तो कभी एक चीज आप कर रहे हो, दूसरी चीज कर रहे हो, फिर पहली चीज कर रहे हो, फिर दूसरी चीज कर रहे हो, तो इस तरह की एग्जीक्यूशन जो है उसको हम कंकरेंट एग्जीक्यूशन कहते हैं. तो टाइम शेयरिंग सिस्टम जो है उसमें जो प्रोसेसेस होते हैं वो बेसिकली कंकरेंटली एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं. कंकरेंटली एग्जीक्यूट करने का मतलब ये है कि प्रोसेस P1 जो है वो एग्जीक्यूट हो गया थोड़ी देर के लिए, फिर उसका टाइम स्लाइस फिनिश हो गया, फिर प्रोसेस P2 उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गई, फिर अगर P1 की कोई रिमेनिंग जो हो गया वो स्टार्ट हो गया, फिर P2 स्टार्ट हो गया, सो तो थोड़ा सा P1 थोड़े टाइम के लिए, थोड़े से टाइम के लिए P2, थोड़े से टाइम के लिए P1 P2 एंड सो ऑन. तो जब ये दोनों इस तरह से एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं क्योंकि सीपीयू इतना फास्ट होता है तो हमें एज ए ह्यूमन ये लग रहा होता है कि प्रोसेसेस जो है वो पैरेलल चल रही है. ठीक है, क्योंकि दोनों की एग्जीक्यूशन हो रही है तो हम इतने से टाइम को बेसिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. इट्स अ मैटर ऑफ नैनो सेकंड्स
we can even identify only second, ठीक है, कि हम मुझे सेकंड का एक वक्फा आता है ड्यूरेशन, तो उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अच्छा एक सेकंड का जो है ना इसमें डिले है। लेकिन इसमें जो नैनो सेकंड्स की बात हो रही है, तो उस केस में हमें पता नहीं चलेगा। तो हमें पता चलेगा जब ये प्रोसेस जो है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुके होंगे दोनों प्रोसेस, तो ऐसे लग रहा होगा कि जैसे दोनों प्रोसेस जो है एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड कंकरेंट एग्जीक्यूशन। फॉर एग्जांपल टाइम शेयरिंग सिस्टम में प्रोसेस जो है वो कंकरेंटली एग्जीक्यूट हो रहे हैं, कभी एक प्रोसेस फिर दूसरा, फिर पहला, फिर दूसरा, तीसरा। यहाँ पे प्रोसेस P0 जो है उसकी वो एग्जीक्यूट हो रहा था, जो अब ये डार्क में नजर आ रहा है मार्कर, यहाँ पे समझिए कि इसकी एग्जीक्यूशन है, ये जो आपको लाइन नजर आ रही है इसमें प्रोसेस जो है कुछ नहीं कर रहा, आइडल है। इसी तरीके से अगर दोबारा से डार्क, तो इसका मतलब है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। ओके, प्रोसेस P0 जो है, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? ऑब्जेक्टिव ये है टाइम शेयरिंग सिस्टम का कि वी वांट टू मैक्सिमाइज द यूटिलाइजेशन ऑफ आवर रिसोर्सेज। टाइम शेयरिंग सिस्टम में और बैच सिस्टम में फर्क ये था, बैच सिस्टम में अगर एक प्रोसेस पूरा का पूरा एग्जीक्यूट होना है, कंप्लीटली एग्जीक्यूट होना है फ्रॉम इनिशियल टू एंड, तो दरमियान में वो आईओ भी कर सकता है और सीपीयू भी यूज कर सकता है। और जब वो आईओ कर रहा होगा तो सीपीयू आइडल होगा, और जब वो सीपीयू यूज कर रहा होगा तो आईओ डिवाइसेस आइडल होंगी। तो जो आपके रिसोर्सेज हैं वो मैक्सिमम यूटिलाइज होंगे। सो टाइम शेयरिंग सिस्टम का जो मेजर कंसर्न है, मेजर फोकस है, वो है यूटिलाइजेशन ऑफ हार्डवेयर रिसोर्सेज, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ हार्डवेयर। सो P0 जहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा था, यहाँ पे आके उसने सपोज आईओ करना, इंटरप्ट कॉल हुआ या सिस्टम कॉल हुई, उसने सीपीयू को रिलीज कर दिया, सीपीयू आपका यहाँ पे फ्री होगा इस यहाँ पे। ओके, यहाँ पे हम सीपीयू जो है, अब बेसिकली हमने सीपीयू दूसरे प्रोसेस को एलोकेट करना, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, इस प्रोसेस की स्टेट को सेव करना पड़ेगा, सेव स्टेट इनटू पीसीबी। कहाँ पे सेव करेंगे? स्टेट पीसीबी में, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। तो हर प्रोसेस का अपना एक पीसीबी होगा, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, एक नोड होगा जिसमें हमने ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है। अगर हम, क्योंकि वो जो अभी अभी हम आगे जाके देखेंगे कि एक लिस्ट के थ्रू हम पीसीबी को कनेक्ट करते हैं, तो पीसीबी जो है वो इटसेल्फ, इस तरह से डेटा स्ट्रक्चर में आप नोड इंप्लीमेंट करते हैं, इस तरह से एक नोड है, ठीक है। और ये जो डेटा स्ट्रक्चर है जो लिस्ट होगी, ये बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम अपने कोड में क्रिएट करता है, ठीक है। सो उसका जो मेमोरी है, जो कर्नल स्पेस है, उसमें ये चीजें हैं जो है क्रिएट हो रही है। देयर आर एक्चुअली, मैंने आपको बताया था कि मेमोरी को हम लॉजिकली दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कर्नल स्पेस और यूजर स्पेस। तो कर्नल स्पेस जो है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और उससे रेलेवेंट उसके कंपोनेंट्स होते हैं, तो वहां पे बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट होगा, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फेयरली एग्जीक्यूट करवाने में प्रोसेस को। तो इस प्रोसेस को स्टॉप करना है, इसके एग्जीक्यूशन को, इसकी स्टेट को सेव करेंगे और दूसरे प्रोसेस की स्टेट को लोड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो टाइम लगेगा वो बेसिकली हमारा यूजफुल टाइम नहीं है, वैल्यूएबल टाइम नहीं है सिस्टम का, वो वेस्टेज टाइम है, क्योंकि कोई यूजफुल काम नहीं हुआ। यूजफुल काम करने का मतलब ये है कि प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं, उनकी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है, so there is no actually useful work is doing here, okay। so यहाँ तक भी आपका जो सीपीयू है वो आइडल है, okay? जब हम प्रोसेस P1 की स्टेट को लोड कर देंगे और वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा, तो यहाँ पे आपकी जो प्रोसेस P1 की जो एग्जीक्यूशन है वो यहाँ पे स्टार्ट हो गई, okay? इस तरह से ये आइडल केस है, यहाँ पे इसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गई, यहाँ पे उसने फिर उसका टाइम स्लाइस खत्म हो गया या उसने आयो करनी है या वो फिनिश हो गया, ठीक है। सो उस केस में फिर दोबारा से क्या होगा, इसकी स्टेट को सेव करेंगे, पीसीबी 1 क्योंकि ये रन हो रहा था, इसकी स्टेट को सेव करेंगे, और अगर हमने पीसी प्रोसेस 0 को चलाना है तो उसकी स्टेट को लोड करेंगे, तो पीसीबी 0 की स्टेट को लोड करेंगे, रीलोड, इसकी स्टेट को सेव करेंगे पीसीबी 1 को। यहाँ पे हम पीसीबी 0 की स्टेट को सेव कर रहे थे और लोड कर रहे थे,
पीसीबी 1 पिक्सल। ओके, तो ये दोनों में आपको ये आइडिया होगा कि किस तरह से कंकरेंटली प्रोसेसेस चल रही होंगे। ओके, तो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट स्विच। इसको सीपीयू स्विच भी कहते हैं, फ्रॉम प्रोसेस टू प्रोसेस। ओके, सो इस डेटा स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा था, बेसिकली मैं डेटा स्ट्रक्चर दिखा रहा था। दिस इज ये बेसिकली इस तरह से डेटा स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन हो रहा होगा लिंक लिस्ट के थ्रू। हेडर है और टेल है, मतलब डबली लिंक लिस्ट है, ठीक है। सो या ये सिंगल लिंक लिस्ट है लेकिन सर्कुलर है, ठीक है। जो टेल है वो लास्ट जो पीसीबी है उसको पॉइंट कर रहा है। तो ये एक पीसीबी है, एक नोड है, इसमें सारी की सारी वो इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे स्टोर है, प्रोसेस नंबर स्टोर है, प्रोसेस स्टेट सेव है, प्रोग्राम काउंटर सेव है, रजिस्टर्स है, मेमोरी लिमिट्स यहाँ पे स्टोर है। तो इस तरह से सारे जो पीसीबी है तो यहाँ पे इस तरह से लिंक लिस्ट के थ्रू हम पीसीबी में सेव करते हैं इंफॉर्मेशन को। अब ये कितने डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, लास्ट टाइम हमने देखा था जो ये जो आपको याद है, न्यू रेडी रनिंग जनरेटेड एंड वेटिंग। ओवरऑल जितने भी प्रोसेसेस सिस्टम में क्रिएट होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे मेमोरी में लोड नहीं होते, ठीक है। तो सिस्टम जो प्रोसेसेस हैं वो कहाँ पे होते हैं, जब वो न्यू स्टेट में होते हैं, देयर इज अ क्यू व्हिच इज कॉल्ड जॉब क्यू। इसको हम जॉब क्यू कहते हैं। एक जॉब क्यू होती है, इसमें जितने भी सिस्टम में प्रोसेसेस हैं वो सारे के सारे इसमें पड़े होते हैं, P1 है, P2 है, P3 है, सो ऑन, Pn है। तो n प्रोसेसेस जो सिस्टम में क्रिएट होंगे वो सबसे पहले इनिशियली जॉब क्यू में होंगे। ओके, जॉब क्यू में जितने प्रोसेसेस सिलेक्ट होंगे, ठीक है, जिनको हमने मेमोरी में लोड करना है, सारे के सारे प्रोसेसेस मेमोरी में लोड नहीं होंगे इनिशियली। जो प्रोसेसेस मेमोरी में लोड होंगे वो कहाँ पे आएंगे, वो रेडी क्यू में आएंगे। दिस इज रेडी क्यू। जॉब क्यू का पता चल गया आपको। जॉब क्यू कंटेन्स ऑल प्रोसेसेस इन द सिस्टम, ठीक है, चाहे वो किसी भी स्टेट में, चाहे वो न्यू स्टेट में है, चाहे वो किसी भी स्टेट में है, उसमें सारे के सारे प्रोसेस जॉब क्यू में इनिशियली यहाँ पे। इनमें से जो प्रोसेस सिलेक्ट हो जाते हैं जिनको हम मेमोरी में लोड कर लेते हैं वो रेडी क्यू में, ठीक है। जो भी पार्टिकल P2 आ गया यहाँ पे, P5 आ गया, P7 आ गया, P8 आ गया, P10 आ गया, ये प्रोसेस जो है वो रेडी क्यू में। ये प्रोसेस जो है ये रेडी है टू गेट सीपीयू। अब इनमें से किसी एक प्रोसेस को सीपीयू मिलेगा एंड सो ऑन। तो यहाँ पे एक क्यू मेंटेन हो रही होती है, जॉब क्यू उसको कहते हैं। यहाँ पे एक क्यू मेंटेन हो रही है जिसको हम रेडी क्यू कहते हैं। एक और क्यू जो है यहाँ पे मेंटेन हो रही है जिसको हम डिवाइस क्यू भी कहते हैं या वेटिंग क्यू कहते हैं। अगर मल्टीपल प्रोसेसेस ने आईओ कर ली, ठीक है, आईओ रिक्वेस्ट उन्होंने सेंड की है, किसी आईओ डिवाइस को उन्होंने यूज करना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल उन्होंने हार्ड डिस्क से डेटा रीड करना है, ठीक है, या कीबोर्ड पे या उन्होंने मॉनिटर पे कोई चीज प्रिंट करनी है, तो उनको अपनी बारी का वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोसेसिंग होंगे जो कि आईओ का वेट कर रहे होंगे, आईओ डिवाइस का वेट कर रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पे इनमें से कुछ प्रोसेस वो डिवाइस के होंगे, ठीक है, वेटिंग क्यू। तो ये आपको देयर आर थ्री क्यूज जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा होता है। ओके, थ्री क्यूज आर मैनेज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम in order to execute fairly the number of processes using time sharing. ओके, तो ये मैं आपको बता दिया कि देयर आर थ्री क्यूज जिसको हम स्केड्यूलिंग क्यूज कहते हैं, ठीक है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम में मैनेज कर रहा होता है। तो प्रोसेस स्केड्यूल कब होता है, जिस कॉन्सेप्ट जो ये जो क्यूज है हमारी बेसिकली स्केड्यूलिंग में आती है। स्केड्यूलिंग का मतलब ये होता है कि किसको आपने पिक करना है फॉर अ पर्टिकुलर टास्क, इसको हम स्केड्यूलिंग करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव हमारा जो प्रोसेस स्केड्यूलिंग का है वो ये है कि हमने सीपीयू की यूटिलाइजेशन को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है, क्विकली कॉन्टेक्स्ट स्विच करना है हमने प्रोसेसेस के दरमियान, भी हमारा ऑब्जेक्टिव है, भी हमारा टास्क है, ठीक है। ओके, सो
देयर आर एक्चुअली ये क्यूज हैं जो कि सिर्फ आपके प्रोसेसेस को स्टोर करती हैं, उनकी इंफॉर्मेशन को मैनेज कर रही होती है। क्यू का मतलब ये आता है कि आपने एक सेट ऑफ टास्क हैं जो कि आपने एक लाइन में लगाए हैं, ठीक है, उसको हम क्यू कहते हैं। अब जॉब क्यूज में आपके के सारे प्रोसेस हैं, सेट ऑफ ऑल प्रोसेसेस इन द सिस्टम, वो आपके जॉब क्यू हैं। कौन से प्रोसेसेस को आप मेमोरी में लोड करेंगे? इस हमने बेसिकली क्या करना है, हमारा आइडिया ये है कि हमने सीपीयू के रिसोर्सेज को मैक्सिमम, आईओ रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूटिलाइज करना है। इस तरह के प्रोसेसेस को हम मेमोरी में लोड करेंगे। दो तरह के प्रोसेस आईओ प्रोसेस, इस तरह के प्रोसेस को मेमोरी में लोड करेंगे। सीपीयू हार्डवेयर के जो रिसोर्सेज है उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करना है। मिक्सचर ऑफ आईओ बाउंड एंड सीपीयू बाउंड प्रोसेस। अगर आप सारे के सारे प्रोसेसेस आईओ बाउंड प्रोसेसेस मेमोरी में लोड कर देंगे तो होगा क्या, सबने सीपीयू यूज करना है। तो अगर एक सीपीयू यूज कर रहा है आईओ डिवाइसेस तो फिर भी फ्री बैठे होंगे, और अगर आईओ बाउंड प्रोसेसेस सारे के सारे मेमोरी में लोड कर देंगे तो सीपीयू फिर भी फ्री बैठा होगा। ऑल्दो कि आपने 3 से 4 या 10 प्रोसेसेस मेमोरी में लोड कर दिए, तो मल्टी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग का जो कॉन्सेप्ट था वो यही था कि हम एक प्रोसेस की बजाय मल्टीपल प्रोसेस मेमोरी में लोड करेंगे ताकि सिस्टम के रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज किया जा सके इन पैरेलल। ये ऑब्जेक्टिव था। तो अभी तक ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो रहा कि आप मल्टीपल प्रोसेसेस, ऑल दो कि आप मल्टीपल प्रोसेसेस मेमोरी में लोड कर भी देंगे, स्टिल वो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो रहा। क्यों अचीव नहीं हो रहा? इट माइट पॉसिबल के सारे के सारे प्रोसेसेस आईओ बाउंड हो, इट माइट पॉसिबल के सारे के सारे प्रोसेस सीपीयू बाउंड हो। सो क्वेश्चन ये है कि आईओ बाउंड प्रोसेस होता ही है। अगर आपको ये नहीं पता तो फिर आपको समझ नहीं आएगी कि बात क्या है। तो व्हाट इज आईओ बाउंड? अगर एक प्रोसेस का जो जॉब है, जॉब टास्क है, वो 100 सेकेंड्स का है और वो अपना ज्यादा टाइम, मतलब 50% से ज्यादा टाइम जो है वो आयो करने के लिए जाता है, इसका मतलब ये है कि वो आयो बाउंड है। और अगर एक प्रोसेस जो है वो अपना ज्यादा टाइम, 50% से ज्यादा टाइम सीपीयू यूज करने के लिए जाता है तो वो सीपीयू बाउंड प्रोसेस है। ओके, तो अभी तो प्रोसेस एग्जीक्यूट किए नहीं है, तो हाउ विल लेट यू नो कि कौन सा प्रोसेस सीपीयू बाउंड है और कौन सा आयो बाउंड है? समझ आ रही है ना? अभी इनिशियली इनिशियली क्या है, एक जॉब पूल है जिसको हम जॉब क्यू कह रहे हैं। सारे के सारे प्रोसेसेस जो हैं वो यहाँ पे बैठे हुए हैं, P1 P2 P3 P4 P5 P6, ये सारे के सारे हार्ड डिस्क पे हैं। ठीक है, इसको हम जॉब पूल कहते हैं, जॉब क्यू कहते हैं इसको। इसमें सारे के सारे प्रोसेसेस हैं। इनमें से इनमें से कुछ प्रोसेसेस जो है वो मेमोरी में लोड करने हैं। ठीक है, और टास्क गोल हमारा ये है कि हमने मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करनी है सीपीयू की और मेमोरी आईओ डिवाइसेस की। अब इनमें से कुछ प्रोसेसेस आईओ बाउंड है, कुछ प्रोसेसेस सीपीयू बाउंड है। अगर हम सारे के सारे सीपीयू बाउंड वाले प्रोसेसेस मेमोरी में लोड कर देंगे तो आईओ डिवाइसेस फिर भी यूज नहीं होंगे, और अगर सारे के सारे आईओ बाउंड वाले प्रोसेसेस मेमोरी में लोड कर देंगे तो सीपीयू फिर भी यूज नहीं होगा। तो हाउ विल, हमने मल्टीपल प्रोसेसेस मेमोरी में लोड करने ही करने हैं, ये तो हमारा डिसाइड हो गया पहले से। और हम हमारे पास मेमोरी भी अवेलेबल है, हम लोड कर सकते हैं, तो हम व्हाई नॉट हम मल्टीपल प्रोसेस मेमोरी में लोड करें। सो यहाँ पे कौन जो है यहाँ से प्रोसेसेस को पिक करेगा और मेमोरी में लोड करेगा और किस बेस पे करेगा? देयर इज अ scheduler which is called long term scheduler. Long term scheduler
इज अ प्रोग्राम इन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, उसको हम लॉन्ग टर्म स्केजुलर का नाम देते हैं। स्केजुलर एक प्रोग्राम है, एक एल्गोरिथम है, जो भी वो बेसिकली क्या करता है, यहाँ से जॉब पूल से ऑपरेटिंग जो प्रोसेस है उनको पिक करता है और मेमोरी में लोड कर देता है। बट वी डोंट नो कि कौन सा प्रोसेस जो है वो सीपीयू कौन है या आईओ कौन है। तो इनिशियली वो कहता है ठीक है, जितने भी प्रोसेस मेमोरी में लोड होते हैं लोड कर दो, ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेस पे कर दो, जैसे जैसे वो क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है, या डिपेंडिंग अपॉन प्रायोरिटी उनको लोड कर दो। फॉर एग्जांपल उसने 5 प्रोसेस यहाँ पे लोड कर दिया, P1 कर दिया, P3 कर दिया, 4 कर दिया, 6 कर दिया, 7 ये प्रोसेस उसने मेमोरी में लोड कर दिया। लॉन्ग टर्म स्केजुलर जो है उसका टास्क ये है कि उसने हार्ड डिस्क से जॉब पूल से प्रोसेस को पिक करना है और उसको मेमोरी में कॉपी कर देना है, ठीक है। मींस जब एक प्रोग्राम प्रोसेस में कन्वर्ट होता है तो वो कौन कन्वर्ट करता है, बेसिकली लॉन्ग टर्म स्केजुलर करता है। लॉन्ग टर्म स्केजुलर उसको एक आईडी असाइन करेगा, ठीक है, ये प्रोसेस आईडी है, ठीक है, जिसको प्रोसेस नंबर कहते हैं, उसको एक प्रोसेस नंबर देगा, ठीक है, कि आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई है, अब आप आ जाएंगे। उस प्रोसेस की रजिस्ट्रेशन हो गई, उसकी मेमोरी में लोड कर दी। ये टास्क कौन परफॉर्म करता है, लॉन्ग टर्म स्केजुलर। वंस प्रोसेसेस आर लोडेड इनटू द मेमोरी, तब जो है इनमें से कौन सा प्रोसेस जो है जिसको सीपीयू मिलेगा, ठीक है, ये कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है शॉर्ट टर्म स्केजुलर। शॉर्ट टर्म स्केजुलर जो है वो डिसाइड करता है कि इन जो लोड हो गए मेमोरी में प्रोसेसेस, उनमें से मींस जो रेडी क्यू में आ गए। लॉन्ग टर्म स्केजुलर जो है वो डिसाइड करता है जॉब क्यू में से पिक करता है प्रोसेस को। शॉर्ट टर्म स्केजुलर जो है वो पिक करता है रेडी क्यू में से एक प्रोसेस को। इसको शॉर्ट टर्म क्यों कहते हैं, इसको लॉन्ग टर्म क्यों कहते हैं? लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इस पे फोकस करेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। तो लॉन्ग टर्म क्यों कहते हैं, उसको शॉर्ट टर्म क्यों कहते हैं? की बात हो रही है और ड्यूरेशन की बात हो रही है। टर्म टर्म का मतलब था ड्यूरेशन, शॉर्ट ड्यूरेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन। भाई इसको हमने शॉर्ट टर्म स्केजुलर क्यों नहीं कह दिया, इसको लॉन्ग टर्म स्केजुलर क्यों नहीं कह दिया? ये स्केजुलर जो है जब इसने पिक करना है पूरा का पूरा प्रोसेस कॉपी करना है मेमोरी में, ठीक है, कॉपी करना है हार्ड डिस्क से। हार्ड डिस्क से रीडिंग जो है वो क्या होती है, एक्सपेंसिव होती है एज कम्पेयर मेमोरी की रीडिंग, ठीक है, ऑलमोस्ट 100 टाइम्स स्लो होती है हार्ड डिस्क। तो इसको ज्यादा टाइम लगेगा एक प्रोसेस को पिक करके उसको मेमोरी में लोड करना, इसको टाइम ज्यादा लगेगा। इसको कहते हैं दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म स्केजुलर। इसमें से एक प्रोसेस को पिक करना है, ठीक है, और उसको सीपीयू को असाइन करना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सिर्फ इसने उसकी स्टेट को, जो पीसीबी है उसकी जो स्टेट है, सिर्फ उसको सीपीयू के रजिस्टर्स जहां जहां पे इंफॉर्मेशन डंप करनी है सिर्फ वहां पे डंप करना है। तो मेमोरी टू सीपीयू कॉपी है, इसने करनी है मेमोरी टू सीपीयू कॉपी। क्या सीपीयू यहाँ पे है, दिस इज हार्ड डिस्क, दिस इज मेमोरी एंड दिस इज सीपीयू। तो सीपीयू में यहाँ पे रजिस्टर है। तो पीसीबी जो 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 आपके पास जो डेटा स्ट्रक्चर है पीसीबी वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, मैंने भी बताया था आपको। पीसीबी कहाँ पे है? पीसीबी जो एक डेटा स्ट्रक्चर मेंटेन कर रहा है वो कहाँ पे है? ऑपरेटिंग सिस्टम को मेंटेन कर रहा है कर्नल में। कर्नल कहाँ पे होता है? मेमोरी में। मैंने आपको शुरू में आपको दो चीजें बता दी थी कि मेमोरी को हम लॉजिकली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे ओएस लोड होता है, तो ओएस का एक मेजर कंपोनेंट है जिसको हम कर्नल कहते हैं, और यहाँ इसको हम कहते हैं कर्नल स्पेस। ये जो स्पेस है, ये जो मेमोरी है, इसको हम कहते हैं कर्नल स्पेस। बाकी जो जो यूजर स्पेस है, ये दूसरा पार्ट है, इसको यूजर स्पेस कहते हैं। यहाँ पे जॉब्स लोड होते हैं, प्रोसेस लोड होते हैं, इस एरिया में लोडिंग अनलोडिंग होती है। ये एरिया परमानेंट एलोकेट कर दिया ऑपरेटिंग सिस्टम को, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम का परमानेंट एलोकेट ऑफ योर मेमोरी।
भी एक सॉफ्टवेयर है। अब उसमें विंडो जब विंडो चलती है तो दूसरे प्रोग्राम को चलाएगा, विंडो बंद करते हैं तो क्या दूसरा चलेगा। तो विंडो इज द परमानेंट रेजिडेंट ऑफ मेमोरी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसमें वो डेटा स्ट्रक्चर मेंटेन करना है, पीसीबी, ठीक है। तो पीसीबी के लिए जो स्ट्रक्चर हर प्रोसेस के लिए जो जो पीसीबी की लिंक लिस्ट उसने मेंटेन करनी है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम ने करनी है कि वो यहाँ पे कहीं पे हो। तो मेमोरी में कहीं पे वो पीसीबी पड़ा हुआ है हर प्रोसेस के लिए। उसको जब उसने एलोकेट करना है ना सीपीयू, तो सीपीयू का मतलब क्या है कि वो पूरा का पूरा सीपीयू इस प्रोसेस को देना है। इसका मतलब है कि वो इसके रजिस्टर को भी यूज कर सकता है, ये प्रोसेस इसके कैशे को भी यूज कर सकता है, ठीक है, एंड सो ऑन सो एआरयू को भी यूज कर सकता है। अब इसको देने का क्या मतलब है, इसका जो पीसीबी होगा P1 का, जो कि यहाँ पे कहीं पे मेंटेन हो रहा होगा OS की कोड में, यहाँ पे पीसीबी 1, तो यहाँ पे जो पीसीबी पड़ा हुआ है, जो पीसीबी क्या है, एक नोड है जिसमें सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, वो मैंने आपको बताई है कि कौन सी इंफॉर्मेशन, वो सारी की सारी यहाँ पे लोड होगी। तो दैट इज व्हाई memory to CPU copy takes lesser time as compared hard disk to memory. Okay, hard disk to memory is expensive task as compared memory to CPU register. That is why it is called long-term scheduler and it is called short-term scheduler. Okay, तो short-term scheduler जो है वो पिक करता है एक प्रोसेस को, किस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस को CPU एलोकेट करना है। डन हो गया। तो दो क्यूज का आपको पता चल गया, दो स्केड्यूलर्स का आपको पता चल गया। अब होता ये है कि वो सारे के सारे प्रोसेसेस हैं वो सीपीयू बाउंड निकलते हैं। थोड़ा सा टाइम इसको दिया, थोड़ा सा इसको दिया, थोड़ा सा इसको दिया, थोड़ा सा इसको दिया, इनकी थोड़ी थोड़ी जो इंफॉर्मेशन है, जो उनकी यूजेज की इंफॉर्मेशन है, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम साथ में उनके पीसीबी में स्टोर कर रहा है कि ये प्रोसेस जो है इतना टाइम हम इसको दे रहे हैं ना, ये अगर हम 100 नैनो सेकंड इसको दे रहे हैं तो 100 नैनो सेकंड ये सीपीयू यूज कर रहा है। और अगर एक प्रोसेस को हम 100 नैनो सेकंड दे रहे हैं तो ये 90% वो सीपीयू यूज कर रहा है, और 10 नैनो सेकंड के लिए इसने 10 सेकंड पहले इसने सीपीयू रिलीज कर दिया, वो आईओ का वेट कर रहा है। इसका मतलब है 10% उस आईओ डिवाइस को यूटिलाइज कर रहा है। उसकी बेस पे जब पैनिक होता है, थोड़ा थोड़ा रन होते हैं वो, उसकी बेस पे साथ साथ इंफॉर्मेशन जो है उनकी वो ऑपरेटिंग सिस्टम सेव करता है कि ये सीपीयू कितना यूज कर रहा है, ये आईओ डिवाइसेस कितना यूज कर रहे हैं। तो जब अभी ये 10% या 20% ये रन होते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को सारा आइडिया हो जाता है कि ये प्रोसेस सीपीयू बाउंड है या ये प्रोसेस जो है वो आईओ बाउंड है। तो अगर सारे के सारे प्रोसेसेस जो है वो सीपीयू बाउंड निकलते हैं, आईओ यूटिलाइजेशन नहीं हो रही, तो क्या होता है, एक स्केड्यूलर होता है जिसको हम कहते हैं मिड टर्म स्केड्यूलर। मिड टर्म स्केड्यूलर क्या करता है, मिड टर्म स्केड्यूलर जो है अगर किसी को इसमें से बाहर निकालना है और किसी और प्रोसेस को लोड करना है, एक प्रोसेस को मेमोरी से निकालना है, अनलोड करना है, और किसी और प्रोसेस को मेमोरी में लोड करना है, ऐसे करेंगे क्यों, क्यों करना चाह रहे हैं हम ऐसा? अगर सारे के सारे सीपीयू बाउंड निकलते हैं तो भाई इसका मतलब है कि आईओ डिवाइसेस यूज नहीं हो रही। तो वो कहता है कि अब हम कुछ प्रोसेस को बाहर निकाल देते हैं तो कुछ आईओ बाउंड देखें। मसला ये है कि जब मेमोरी में लोड हो जाएंगे और सारे के सारे सीपीयू बाउंड है फॉर एग्जांपल, तो कोई एक प्रोसेस को सीपीयू मिलेगा ना, किसी एक प्रोसेस को सीपीयू मिलेगा, वो यूज होगा, बाकी प्रोसेस मेमोरी में अभी बैठे होंगे। तो मेमोरी के रिसोर्सेज भी वेस्टेज जा रहे हैं कि आप एम ही बैठे हुए, आपका काम भी नहीं हो रहा और आप बैठे भी हुए, ठीक है। तो जितनी देर आपने यहाँ पे वेट करना है, वो शॉर्ट मिटल स्कैनर ये कहता है कि इनमें से कुछ प्रोसेस को बाहर निकालो, जॉब फूड पे दोबारा उनको अनलोड कर दो, लेकिन उनकी स्टेट को सेव करेंगे पीसीबी में। अब जब दोबारा से उनकी एग्जीक्यूशन होगी तो स्टार्ट से नहीं होगी, जहाँ भी उनको स्टॉप किया होगा वहां से एग्जीक्यूशन। तो इनमें से कुछ प्रोसेसेस को मेमोरी से बाहर निकाल देंगे, इनको बाहर निकाल दिया जॉब फूड पे, और यहाँ से कुछ और प्रोसेस को मेमोरी में लोड कर देंगे। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि हो सकता है, इट माइट पॉसिबल कि वो आईओ डिवाइसेस को यूज करना शुरू कर दें, उनमें से कुछ प्रोसेस आईओ बाउंड प्रोसेस निकल आए, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि वी वांट टू कंटेन अ मिक्सचर ऑफ
IO bound and CPU bound processes into the memory so that IO resources and CPU resources can be maximum utilized. ओके, समझ आइए इस चीज की। तो मिड टर्म स्केड्यूलर जो है, मीडियम टर्म स्केड्यूलर जो है ये हमें फैसिलिटेट करता है कि मेमोरी से किसी एक प्रोसेस को अनलोड करता है और नेक्स्ट प्रोसेस को लोड करता है। जी नहीं, देखिए आईओ कौन प्रोसेस से बड़ा नहीं है, तो अगर ये अनलोड कर रहा है तो ये प्रोसेस तो ये इनको तो सीपीयू मिल रहा है ना, ये तो सीपीयू यूटिलाइज कर रहा है, ये तो सीपीयू यूटिलाइज कर रहा है। ठीक है, अब जितनी टाइम उन्होंने यहाँ पे वेट करना था उतने टाइम वो यहाँ पे वेट कर रहे हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स इस तरह से अनलोडिंग और लोडिंग में थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, लेकिन सीपीयू तो उतना ही यूज हो रहा है ना जितना पहले यूज हो रहा था। तो सारे के सारे सीपीयू बाउंड प्रोसेसेस हैं, तो ऐसे ही है जैसे कि एक सीरियल एग्जीक्यूशन, पहले आपका काम होगा, फिर आपका होगा, फिर आपका होगा, फिर आपका। लेकिन अगर आप दो लोगों के दो डिफरेंट काम है, पैरेलल ले जा सकते हैं, कोई डिपेंडेंसी नहीं है, तो वो भी उस केस को हम लेके आने के लिए कि हमारे पास रिसोर्सेज है, अगर किसी ने वो रिसोर्स यूज करना है तो यूज कर सकता है। तो सारे के सारे सीपीयू है ही नहीं, तो फिर तो ऑफ कोर्स वही प्रॉब्लम रहेगा, फिर तो मसला सॉल्व नहीं होगा। फिर तो हमारे अगर कोई आईओ डिवाइस यूज करना ही नहीं चाहता तो कैसे धक्के देके मांगे, तो ये तो वही बात है। ओके, सो आपको तीन चीजों का पता चल गया, मिडिल स्केड्यूल क्या होता है, लॉन्ग टर्म स्केड्यूल क्या होता है, शॉर्ट टर्म स्केड्यूल। अब ये दुनिया डिफरेंसेस देखते हैं, तो व्हाई दे आर डिफरेंट। एक तो डिफरेंट ये है, डिफरेंस ये है कि लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर जो है इट टेक्स लॉन्गर टाइम एज कंपेयर टू शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर। ठीक है, इन दोनों के दरमियान और कोई डिफरेंस आपको नजर आता है? हाँ, ये हार्ड डिस्क से प्रोसेस को पिक करता है, ये मेमोरी से प्रोसेस को पिक करता है, ये दूसरा। और फ्रीक्वेंसी क्या हो, फ्रीक्वेंसी समझते हैं, कितना फ्रीक्वेंटली ये कॉल होगा। जब ये कॉल होता है तो ये टाइम ज्यादा लेता है, जब भी ये कॉल होता है, लेकिन कितना फ्रीक्वेंटली कॉल होगा, ये ज्यादा फ्रीक्वेंटली कॉल होगा, ये ज्यादा फ्रीक्वेंटली कॉल होगा शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर। बिकॉज शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर जो है, शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर में जब भी सीपीयू रिलीज होगा शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर चल पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने नेक्स्ट प्रोसेस को पिक करना है और उसको सीपीयू असाइन करना है। अब क्वेश्चन ये है कि कब सीपीयू रिलीज होगा, व्हाट आर द वेरियस कंडीशन जब सीपीयू रिलीज होगा, बताएं। जब एक प्रोसेस फिनिश हो जाएगा तब सीपीयू रिलीज होगा। जब एक प्रोसेस ये आईओ करनी है तब सीपीयू रिलीज होगा, दो कंडीशन और तब टाइम साइज खत्म हो जाएगा, तीन कंडीशन होगी। तो दीज आर थ्री कंडीशंस। एक और कंडीशन होती है जब किसी प्रोसेस ने किसी इवेंट का वेट करना हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप सी में एक प्रोग्राम लिखते हैं स्कैन ऐप, आपने यूजर से इनपुट देंगे, जब तक यूजर इनपुट नहीं देगा आगे नहीं चलेगा प्रोसेस। आप बोलते हैं एंटर द नंबर, फॉर एग्जांपल आपने 10 नंबर लिखना है और 10 साल के, जब तक आप 10 प्रेस नहीं करते ना तब तक साल के मिनटों के प्रोसेस नहीं देते। दिस इज कॉल्ड एन इवेंट देते। तो ये चार कंडीशंस होती हैं इन केसेस में एक प्रोसेस जो है वो सीपीयू रिलीज करता है। तो ये चार कंडीशंस यहाँ पे मेंशन की हुई हैं जो भी आपने बताई। रेडी क्यू में प्रोसेसेस जो है वो वेट कर रहे हैं, उनमें से किसी एक को सीपीयू मिलेगा। सीपीयू रिलीज कब करेगा वो प्रोसेस, जब उसने आईओ करनी होगी, तो आईओ की में चला जाएगा वो आईओ के लिए। ठीक है, नंबर 1। जब उसका टाइम स्लाइस खत्म हो जाएगा फिर वो प्रीएम्प्ट कर देगा, सीपीयू उसको रिलीज करना पड़ेगा। इस केस में वो सीपीयू वॉलंटरली रिलीज कर रहा है अपनी मर्जी से। इस केस में उससे छीना जाएगा, वो यूज करना चाहता है लेकिन उसका टाइम खत्म हो गया, तो ये टाइम स्लाइस का एक्सपायर हो गया, इसको हम क्वांटम टाइम कहते हैं, इसका टाइम स्लाइस खत्म हो गया। एक और केस है पॉका चाइल्ड। पॉका चाइल्ड भी बेसिकली अभी इसी के ऊपर आते हैं, जितना इंसानों के बच्चे होते हैं ऐसे प्रोसेस भी बच्चे क्रिएट करते हैं। तो एक प्रोसेस जो है उसका चाइल्ड कैसे क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग प्रोग्राम, तो अभी हम उसको देखते हैं जिसके ऊपर आपका क्विज भी है।
फ्री का डेटा स्ट्रक्चर किसमें? अभी इसके ऊपर जब एक प्रोसेस चाइल्ड क्रिएट करता है, बेसिकली ये भी एक किस्म की आईओ ही होती है, ठीक है। तो उस केस में भी प्रोसेस जो सीपीयू है, प्रोसेस जो है वो सीपीयू रिलीज कर देता है। अगर उसे किसी इंटरप्ट का वेट करना है, किसी इवेंट का वेट करना है, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दी, तो उस केस में भी वो बेसिकली सीपीयू रिलीज कर देगा। दीज आर फोर कंडीशन जिसकी बेस पे आपका जो प्रोसेस है वो सीपीयू रिलीज कर देता है। और फिर जब तक सीपीयू रिलीज होगा तब तक शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर चलेगा। तो शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर इज वेरी फ्रीक्वेंट, ओके। और लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर कब इन्वोक होगा? तो इन्वोकिंग है चलना, इन्वोक कब होगा लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर? जब एक प्रोसेस अपना काम फिनिश कर लेगा, उसको टर्मिनेट होना चाहता है, तो मेमोरी को वो रिलीज करना चाहता है, तो मेमोरी जब भी मेमोरी अवेलेबल होगी तो लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर चलेगा। ये भी वो देखता है कि अगर मेमोरी लिमिटेड है तो कौन सा प्रोसेस जो है इसमें लोड होता है, किसी उसके ऊपर होता है। और वो के सारा प्रोसेस जो है वो मेमोरी में लोड नहीं करते, ठीक है। लेकिन उसके लिए एक बाउंड्री होती है, स्पेसिफिक बाउंड्री होती है जिसके सामने रखते हैं प्रोसेस को मेमोरी लोड करते हैं। लेकिन मेमोरी मैनेजमेंट एक प्रोसेस जो है वो अगर सारा लोड नहीं होता तो आप या पार्शियल किस तरह से लोड होता है, तो हम एक प्रोग्राम को डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं, 4-5 सेगमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं, और एक सेगमेंट लोड कर दिया, फिर दूसरा लोड कर दिया, इस तरह से हम उसकी एग्जीक्यूशन करते हैं। सो लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर जो है तब इन्वोक होगा जब एक प्रोसेस जो है वो कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगा, और मतलब वो मेमोरी को रिलीज करना है, वो नंबर 1। नंबर 2, जब मिड टर्म स्केड्यूलर उसको अनलोड करना चाहता है, ठीक है। मिड टर्म स्केड्यूलर कहते हैं कि भाई आपकी यूनिट में मेमोरी में आप मेमोरी में इतने टाइम बैठे हैं, आपकी एग्जीक्यूशन हो तो रही है, तो आप टाइम थोड़ी देर वेट करें, तो उसको कहेगा अनलोड कर देगा जॉब को। तो तब फिर लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर जो है वो डिसाइड करेगा कि किस प्रोसेस को लोड करना है। तो लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर जो है वो फ्रीक्वेंट नहीं है, लेकिन जब भी चलता है ज्यादा देर लगता है, लेकिन चलता बहुत कम कम है, ओके। लेकिन शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर जो है वो बार बार चलता है, ठीक है। एज कम्पेयर फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म हो सकता है एक दो बार चले, और शॉर्ट टर्म जो है वो 200 टाइम्स चल रहा है, लेकिन ये टाइम भी बहुत कम लेता है। हो सकता है इसके 200 टाइम्स चलने का जो टाइम है वो इसके 1 टाइम चलने के टाइम के बराबर हो, ठीक है। सो ये दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर एंड लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर। जो मीडियम टर्म स्केड्यूलर है उसको हम स्वैपर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वैपर। स्वैप का वर्ड आपने सुना होगा कि वो एक प्रोसेस को कहता है कि भाई मैं तुम्हारी जगह पे किसी और को रिप्लेस कराऊंगा, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड स्वैपर। तो शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर, लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर मैंने आपको बता दिया। मेरा क्वेश्चन है, who controls degree of multi-programming? डिग्री ऑफ मल्टी-प्रोग्रामिंग होती क्या है? पहले ये क्वेश्चन, डिग्री ऑफ मल्टी-प्रोग्रामिंग the number of processes loaded into the memory is called degree of multi-programming। अगर 4 प्रोसेस मेमोरी में लोड है तो डिग्री ऑफ मल्टी-प्रोग्रामिंग हो रहा है। अगर 10 प्रोसेस मेमोरी में लोड है तो डिग्री ऑफ मल्टी-प्रोग्रामिंग 10 है। जितने प्रोसेस मेमोरी में लोड होते हैं उसको कहते हैं डिग्री ऑफ मल्टी-प्रोग्रामिंग। सो डिग्री ऑफ मल्टी-प्रोग्रामिंग कौन कंट्रोल करता है? लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर, शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर, उसी में लोड करते हैं। तो जो टूल से मेमोरी में लोड करना जो है वो किसका टास्क है? लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर का। लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर जो है, क्योंकि शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर का तो काम ये है कि जितने मेमोरी में लोड है उनमें से भी एक को पिक करना है, बस दैट्स इट, उसका ये टास्क है। अब डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग किसने कंट्रोल करनी है? लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर, ठीक है। लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर जो है उसको कंट्रोल कहते हैं, इट कंट्रोल्स डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। बाकी मैंने आपको बता दिया सारी। तो यहाँ पे लास्ट लाइन में लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर स्ट्राइव्स फॉर गुड प्रोसेस मिक्स। इस बात को समझ रही है? गुड प्रोसेस मिक्स का मतलब ये है कि वो कोशिश करता है, वो स्ट्रगल करता है कि मेमोरी में ऑल टाइम सीपीयू बहुत हाई बहुत प्रोसेस जमा पे रहे, ठीक है।
ताकि आपके रिसोर्सेज की जो यूटिलाइजेशन है वो मैक्सिमम हो। ठीक है, तो मीडियम मीडियम टर्म स्टैंडर्ड जो है इसके बारे में मैंने आपको बताया कि ये इसको हम स्वैपिंग जो है सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। और ये स्वैपिंग करता है, रिमूव्स प्रोसेस फ्रॉम मेमोरी, स्टोर ऑन डिस्क एंड ब्रिंग बैक इन फ्रॉम डिस्क टू कंटिन्यू एग्जीक्यूशन। मतलब जिसको वो स्वैप करेगा उसको वापस भी कभी ना कभी लेके आएगा और उसकी एग्जीक्यूशन जो है उसको कंप्लीट करवाएगा। तो स्वैप स्वैप जो है वो बेसिकली जब रेडी टू से प्रोसेस सीपीयू यूज कर लेता है तो पता चलता है कि वो सीपीयू ही यूज करता जा रहा है, सीपीयू ही यूज करता जा रहा है, तो वो बेसिकली स्वैप आउट कर रहे हैं। ठीक है, और उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो पार्शियली हो चुकी है, पार्शियली एग्जीक्यूटेड स्वैप आउट प्रोसेस। तो ये जो पार्शियली एग्जीक्यूटेड स्वैप आउट प्रोसेसेस हो गए, ये जॉब पूल में नहीं जाएंगे, ये देयर इज अ स्वैप स्पेस ऑन डिस्क, एक अलग से एक स्वैप स्पेस होगी वहां पे जाएंगे। और मीडियम टर्म स्टैंडर्ड को पता है कि कौन सा प्रोसेस आईओ बाउंड है, कौन सा प्रोसेस सीपीयू बाउंड है, और उसकी एग्जीक्यूशन कितनी हो चुकी है, कितनी रहती है, और उसको कितनी मेमोरी चाहिए एग्जीक्यूट होने के लिए। तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन मीडियम टर्म स्टैंडर्ड के पास होती है। तो जब भी वो मेमोरी को स्कैन करता रहता है, सिस्टम की यूटिलाइजेशन को देखता रहता है, अगर उसको पता चलता है कि सीपीयू बाउंड प्रोसेस कम हो गई है तो सीपीयू बाउंड प्रोसेस लोड करवाता है। अगर उसको पता चलता है कि आईओ बाउंड प्रोसेस की रिक्वायर्ड जरूरत है तो आईओ बाउंड प्रोसेस में लोड करता है। तो देखते हैं अच्छा मेमोरी में थोड़ी स्पेस है, ये प्रोसेस जो है मेमोरी में लोड होता है, उसको लोड करता है। मतलब बजाय से तो कोई भी मेमोरी में लोड नहीं है प्रोसेस तो उसको लोड करता है। तो मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी के विकास का है ये मैंने फोरग्राउंड प्रोसेस और बैकग्राउंड प्रोसेस के बारे में आपको बता दिया था। फोरग्राउंड प्रोसेस में इसमें यूजर की इंटरेक्शन जरूरी होती है, जिसको हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं, उसके थ्रू हम यूजर ग्राफिकल टूल डेवलप करते हैं। तो ऐसे प्रोसेस जिसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू ये कमांड लाइन के थ्रू इंटरेक्शन की जरूरत नहीं होती, उनको हम बैकग्राउंड प्रोसेस। ये मैं कॉन्टेक्स्ट स्विच का मैंने पहले बता दिया कि एक प्रोसेस की स्टेट को सेव करना, दूसरे प्रोसेस की स्टेट को लोड करना, कॉन्टेक्स्ट स्विच कहते हैं। और कॉन्टेक्स्ट सेव कहाँ पे होता है, पीसीबी में, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में। तो ये टाइम किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, टाइम पीसीबी का जो कॉन्टेक्स्ट स्विच का जो टाइम है इट डिपेंड ऑन हार्डवेयर सपोर्ट। तो जितने हार्डवेयर सपोर्ट का मतलब ये है कि हार्डवेयर में रजिस्टर कितने हैं, कितने रजिस्टर होंगे। सम हार्डवेयर प्रोवाइड्स मल्टीपल सेट्स ऑफ रजिस्टर्स पर सीपीयू। तो अगर मल्टीपल सेट्स ऑफ रजिस्टर्स हैं सीपीयू पर सीपीयू, ठीक है, तो ज्यादा टाइम लगेगा। मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट लोडेड एट वंस, इसकी भी सपोर्ट होती है। ठीक है, कि आप मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट जो है वो मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट किस किस कब जरूरत पड़ेगी उसको लोड करने में, कुछ समझ में आ रहा है। अभी हम बात करेंगे एक प्रोसेस की स्टेट को सेव करेंगे और एक नए प्रोसेस की स्टेट को लोड करेंगे, इसको हम कॉन्टेक्स्ट यूज करेंगे। हम कहते हैं मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट जो है वो हम पैरेलल लोड करेंगे, तो वो कब लोड करेंगे, कब जरूरत हो सकती है उसकी। एक कॉन्टेक्स्ट से तो समझ आता है, दो तीन कॉन्टेक्स्ट चार कॉन्टेक्स्ट की एक पैरेलल लोड करेंगे। अगर हमारे पास एक से ज्यादा सीपीयू है उस अगर एक ही सीपीयू है तो एक ही प्रोसेस को एक प्रोसेस की स्टेट को सेव करेंगे और दूसरे की प्रोसेस की स्टेट को लोड करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास मल्टीपल सीपीयू जैसे क्वाड कोर है, ठीक है, स्पेक्ट्रम हो, उस केस में हमारे पास क्या है, उस केस में हमारे पास ये फैसिलिटी है कि हमारे पास मोर देन वन सीपीयू है। तो जब हमारे पास मोर देन वन सीपीयू होंगे तो हम मल्टीपल को लोड कर सकते हैं। ओके, नाउ प्रोसेस के बारे में कंप्लीटली हमने एक थ्योरी जो है वो डिस्कस कर लिया है कि प्रोसेस जब मेमोरी में लोड होते हैं, प्रोसेस की जब अनलोडिंग लोडिंग कौन मैनेज कर रहा होता है, शेड्यूलिंग कैसी होती है, ठीक है। एग्जीक्यूशन के पर्सपेक्टिव से प्रोसेस में हम दो टाइप्स के होते हैं, आईओ बाउंड और सीपीयू बाउंड। ये सारी की सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमने डिस्कस करना है कि अगर वी वांट टू क्रिएट अ प्रोसेस तो हम प्रोसेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो देयर इज लॉट ऑफ सिस्टम कॉल्स जो कि हम इस कोर्स में पढ़ेंगे। उसमें एक सिस्टम कॉल है फॉक सिस्टम। फॉक सिस्टम कॉल जो है
ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है हमें कि हम एक चाइल्ड क्रिएट कर सकते हैं। चाइल्ड क्रिएट करते हैं इसके मतलब क्या है, पहले ये डाटा सिस्टम कॉल किया आपने, मैं आपको दादा के आपके पास नहीं, व्हाट इज द सिस्टम कॉल? जब एप्लीकेशन प्रोग्राम को ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई सर्विस रिक्वायर्ड होगी तो वो सिस्टम कॉल करेगा। तो सिस्टम कॉल क्या है, देन सिस्टम कॉल क्या है, सिस्टम कॉल जो है वो एक सर्विस कॉल है फ्रॉम एप्लीकेशन प्रोग्राम टू ऑपरेटिंग सिस्टम का। मींस एप्लीकेशन प्रोग्राम में कोई सर्विस रिक्वेस्ट है, सिस्टम कॉल इज अ सर्विस रिक्वेस्ट है। सिस्टम कॉल is a service request to application or operating system service from application program. Whenever an application program put a service request to operating system kernel, that request is called बताइए इसके लिए। और इंटरप्ट क्या होता है? सिग्नल सिग्नल itself is signal recording interrupt से हम दो टाइप के होते हैं, एक सॉफ्टवेयर इंटरप्ट और हार्डवेयर इंटरप्ट। हार्डवेयर इंटरप्ट है बेसिकली जनरेट करता है हार्डवेयर डिवाइसेस to get attention of CPU. Whenever a hardware device send a signal to CPU gets attention, that is called hardware. It is a software. Hardware devices related to get attention of CPU. Software का मतलब है software जो है वो CPU की attention करता है, वो signal generate करता है। For example, divide by zero. Divide by zero. Divide आपने प्रोग्राम में लिखा, आपने क्या किया b is equal to c divided by 0। जब ये प्रोग्राम आप चलाएंगे ना, यहाँ पे एरर आ जाएगा, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर में है, उसने एक इंटरप्ट जनरेट किया, ठीक है। दिस इज सॉफ्टवेयर जनरेटेड इंटरप्ट डिवाइड बाय 0, ठीक है। इसको हम एक्सेप्शन भी कह सकते हैं। सॉफ्टवेयर जनरेटेड इंटरप्ट इज कॉल्ड ट्रैप। क्या है? ट्रैप। सॉफ्टवेयर जनरेटेड इंटरप्ट्स आर कॉल्ड ट्रैप and hardware generated interrupts and so on interrupt भी है। तो आपको इंटरप्ट को पता चलेगा, आपको क्या है, आपको सिस्टम को पता चलेगा। और सिग्नल 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 इज समथिंग, सिग्नल होता है प्रोसेस को प्रोसेस करने के लिए। एक प्रोसेस में किसी दूसरे प्रोसेस को कोई मैसेज सेंड करना है, ठीक है। कोई यूजर प्रोग्राम हो सकता है। जो सिस्टम कॉल है वो एप्लीकेशन प्रोग्राम मैसेज सेंड कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम को, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम सेंड अ सिग्नल टू सिस्टम सॉफ्टवेयर, दैट इज सिस्टम कॉल। लेकिन जब एप्लीकेशन प्रोग्राम दूसरे एप्लीकेशन प्रोग्राम को कोई मैसेज सेंड करेगा, मैसेज जनरेट करना है, उसको सिग्नल है। तो ये चीजें हम बार-बार यूज करते रहेंगे। तो पहली जो सिस्टम कॉल है वो है फॉक। तो फॉक सिस्टम कॉल है, क्या है? सिस्टम कॉल है। इसका मतलब ये है जी बेसिकली अगर इन डिवाइसेस को जैसे मैंने की कैसे की कीबोर्ड से एक सिग्नल चलेगा सीपीयू को कि भाई इसको रिसीव करो, ए को रिसीव करो, सी को रिसीव करो, जो भी आपको की प्रेस की, ठीक है। दिस इज डिफिकल्ट, ये एक डिवाइस नहीं जनरेट होगा सीपीयू, ठीक है। तो सीपीयू बेसिकली सीपीयू अगर बिजली आउट जला के काम करता है तो उसकी
कि यहाँ पे आपने की प्रेस कर दी, सबसे आप की प्रेस करें तो सीपीयू आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होगा, सबसे लगा होता है, ठीक है। तो आपके लिए सिस्टम नहीं बढ़ गया तो बहुत ही का आपको रिस्पॉन्ड मिल रहा है। तो होता ये है कि जब आगे बफर होते हैं, ठीक है, कंट्रोलर होते हैं, डिवाइस कंट्रोलर, तो उनके अंदर बफर होते हैं, आप जो की प्रेस करते हो बफर जैसे से होती है। अब वो एक इंटरप्ट जनरेट हो चुका होता है, तो सीपीयू जो है वो अगर कहते हैं चलना है तो ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर रहा है, उसको बस स्टॉप करता हूँ और इंटरप्ट को हाईलाइट करता हूँ, ठीक है। इंटरप्ट की प्रायोरिटी दे रहा हूँ, आगे के अंदर इंटरप्ट आ जाएगा तो अपनी जो एग्जिस्टिंग है यूजर एप्लीकेशन होना चाह रहा होगा उसको स्टॉप सर करेगा। कसम से ना आवाज नहीं आ रही है, ना स्क्रीन व्हाइट बोर्ड सही तरह नजर आ रहा है। सर आवाज नहीं आ रही। तो मैं ये बात कर रहा था कि अगर हार्डवेयर डिवाइस को एक इंटरप्ट जनरेट करती है, लाइक कीबोर्ड के ऊपर आपने की प्रेस की है, तो डिवाइस कंट्रोलर्स होते हैं, ठीक है। और डिवाइस कंट्रोलर्स जो हैं उसके ऊपर डिवाइस ड्राइवर्स इंस्टॉल होते हैं। तो डिवाइस ड्राइवर्स जो हैं वो बेसिकली सॉफ्टवेयर है, डिवाइस ड्राइवर, ठीक है। और डिवाइस कंट्रोलर्स आर हार्डवेयर, ओके। तो डिवाइस कंट्रोलर्स में बेसिकली आपके पास बफर्स होते हैं। जब आपने की प्रेस की उसका डेटा बफर में जाके सेव हो गया। अब सीपीयू को पता चल गया है कि कोई कोई किसी डिवाइस ने मुझे इंटरप्ट किया है, कोई मैसेज सेंड किया, ओके। अब जब मैसेज आ गया तो सीपीयू अगर कोई ऑलरेडी एग्जीक्यूशन कर रहा है तो उसको वो स्टॉप करेगा और उसका इंटरप्ट जो है जो भी रिक्वेस्ट आएगी उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंगली हैंडल करेगा उस रिक्वेस्ट को, ठीक है। उसको कहते हैं इंटरप्ट सर्विस रूटीन। वो उसके वो आई डिवाइसेस में हम वो चीजें पढ़ेंगे कि कैसे सीपीयू जो है वो आई डिवाइसेस को इंटरप्ट सर्विस रूटीन बनाता है, ठीक है। हर सर्विस के लिए एक अपना फंक्शन है, एक क्वेश्चन आता है क्वेरी आती है उसके लिए एक अपना आंसर है, तो वो आंसर उसको पुट करेंगे। तो we will get back after when we'll discuss the IO devices. Right now, POP is a system call. क्या लगता है POP सिस्टम कॉल है, इसका क्या मतलब है? कौन कौन ये रिक्वेस्ट कर रहा होगा? एप्लीकेशन प्रोग्राम कर रहा है। एप्लीकेशन प्रोग्राम कौन राइट करता है? यूजर राइट करता है। तो यूजर जो है वो एप्लीकेशन प्रोग्राम की तो इसको राइट करेगा। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा int main POP, यहाँ पे लिख दिया print hello world। इसमें से आपका यूज होता है बस कोड इतने, ओके। सो अगर मैं पॉप नहीं लिखता आउटपुट क्या है? हेलो वर्ल्ड। पॉप एक सिस्टम कॉल है, मतलब ये एप्लीकेशन प्रोग्राम है तो इस सिस्टम कॉल के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम से कुछ रिक्वेस्ट करता है। वो रिक्वेस्ट क्या है? वो कहता है भाई मैंने चाइल्ड क्रिएट करना है। ये एक प्रोसेस है, इसको हम पेरेंट प्रोसेस कहेंगे, ठीक है, क्योंकि वो चाइल्ड क्रिएट करना चाहता है। तो पॉप सिस्टम कॉल इज प्योरली यूज्ड फॉर क्रिएशन ऑफ चाइल्ड। अब क्वेश्चन ये चाइल्ड कैसे क्रिएट हो जाएगा, कैसे क्रिएट होगा मैं आपको बताता हूँ। लेकिन दो क्वेश्चन है। एक तो ये है कि जो चाइल्ड क्रिएट होगा वो पेरेंट के रिसोर्सेज को यूज करेगा या वो उसके रिसोर्सेज अलग से होंगे। रिसोर्सेज का मतलब क्या है? जब भी एक प्रोसेस क्रिएट होना है उसको मेमोरी मिलेगी। तो क्या जो पेरेंट का कोड है, जो पेरेंट को मेमोरी एलोकेट हुई है उसी मेमोरी में से चाइल्ड को मेमोरी मिलेगी या फिर अलग से मेमोरी मिलेगी? ठीक है, एक क्वेश्चन ये है, ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, एग्जीक्यूशन के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखते हैं दो चाइल्ड और पेरेंट एग्जीक्यूशन के पर्सपेक्टिव, ये है क्रिएशन के पर्सपेक्टिव से। अब एग्जीक्यूशन के पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि क्या पेरेंट जो है वो पहले टर्मिनेट कर सकता है चाइल्ड से या उसको उसको अवेट करना चाहिए? अभी इसके ऊपर आते हैं। अभी आप इसकी समझ नहीं आई लेकिन मैं दो पर्सपेक्टिव आपको बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन माइंड में आ रहा है कि व्हाई वी नीड टू क्रिएट चाइल्ड। जब आपके पास एक प्रोसेस है, आप प्रोसेस क्रिएट कर सकते हैं, व्हाई वी नीड टू क्रिएट चाइल्ड। या जो फॉर एग्जांपल आपके वाले का बिजनेस है तो आप उस बिजनेस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं कर सकते हैं, या आपके पेरेंट्स में वो बिलीव करते हैं कि आप आज के टाइम
क्या होगा, बिजनेस ग्रो करेगा, बिजनेस ग्रो कैसे करेगा, क्या पर्पस ये होता है कि बिजनेस इतना एक्सपेंड हो गया है, टास्क इतना बड़ा हो गया है कि मुझे से एक पर्सन ने हैंडल नहीं हुआ, तो what to do, ये नया टाइम एग्जैक्टली यहाँ पे प्रोसेस के साथ भी ऐसा होता है, एक प्रोसेस के पास टास्क इतना बड़ा होता है, ठीक है। नंबर 1 फॉर एग्जांपल एक टास्क है, ये टास्क 1 है, ये टास्क 2 है, ये पेरेंट प्रोसेस है, यहाँ भी इसने आगे कर लिया, ये पेरेंट प्रोसेस है, इसके पास दो, इसको हमने 2 टास्क एलोकेट किए। मैं इस चीज का आंसर आपको कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम चाइल्ड क्रिएट क्यों करना चाहते हैं, व्हाई वी नीड टू क्रिएट चाइल्ड, इसकी जरूरत है। इसका आंसर ये है कि पेरेंट प्रोसेस है, उसने पहले टास्क 1 कंप्लीट करना है, फिर उसमें दरमियान में कुछ आयो करनी है, ये कंप्यूटेशनल टास्क, कंप्यूटेशनल मतलब सीपीयू यूज करना है, सीपीयू यूज करना है, फिर उसमें दरमियान में आयो करनी है, फिर उसने टास्क को परफॉर्म करना है। ये होगा, ये टास्क जो है ये है 50 मिनट्स का, और ये है कोर्स 100 मिनट्स का, और ये है 50 मिनट्स का। कितने मिनट्स लगेंगे टोटल? अब ये इसका पार्ट है, जैसे ये टास्क 1 की आगे का पार्ट है। अगर हम इस तरह से एक एक प्रोसेस रखते हैं और उसके लिए टास्क असाइन करते हैं 200 मिनट लगेंगे, लेकिन अगर हम चाइल्ड क्रिएट कर लेते हैं और हम इनके टास्क को डिवाइड करते हैं, हम कहते हैं कि टास्क 1 जो है वो पेरेंट प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगा और टास्क 2 जो है वो चाइल्ड प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगा। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा, सपोज आयो नहीं यहाँ पे है, यहाँ पे इसको 50 मिनट्स लग रहे हैं, फिर इस आयो के ऊपर 100 मिनट्स लग रहे हैं, फिर 50 मिनट्स लग रहे हैं, टोटल को 15 टाइम चाहिए। सो इसलिए ये कि जब पेरेंट प्रोसेस इस पे एग्जीक्यूट कर रहा होगा, सीपीयू अगर सीपीयू एक ही है, ठीक है, तो ऑब्वियसली या तो इसको सीपीयू मिलेगा पेरेंट को, या चाइल्ड को मिलेगा, किसी एक को मिलेगा। तो अगर ये एग्जीक्यूट कर रहा है तो यहाँ पे आके इसको पहले 50 मिनट्स लगेंगे, अभी सिर्फ ये वाला टास्क कंप्लीट होगा, टास्क इसलिए अब करनी आयो, तो पेरेंट प्रोसेस जो है वो सीपीयू रिलीज कर देगा, इसलिए करनी है 100 मिनट्स के लिए आयो, 100 मिनट्स में हम इसको दे सकते हैं टास्क 2 को, ठीक है, उतनी देर तक सीपीयू जो है इसके पास रहेगा और ये अपना 50 मिनट्स का टास्क है वो कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। इन पैरेलल 50 मिनट्स की आयो भी हो चुकी होगी, क्योंकि आयो डिवाइस, आयो जो है वो साथ में पैरेलल हो सकती है, तो 50% यहाँ पे आयो भी हो चुकी होगी, तो इसने 50 के बाद 100 तो ये लेनी ही है, ठीक है, और उसके बाद ये 50 से ये भी देगा, तो टोटल यहाँ पे लगे 200 मिनट्स। जितनी देर में इसने अपना टास्क कंप्लीट किया उतनी देर में इसने आयो भी कंप्लीट कर लिया, ऐसे ही है। तो इस केस में कितने मिनट्स लगेंगे? नहीं समझ आएगा? पहले इसको 50 मिनट मिले, एक ही सीपीयू है, इसको मिल गया, इसको हमने दे दिया, तो 50 मिनट मिला। दूसरे में इसने आयो कर लिए, इसमें 100 के लिए बार 50 50 से रखना है, इसको 50 मिनट्स के लिए इसने आयो करना है, फिर 50 मिनट्स में इसने टास्क कंप्लीट करना है, तो टोटल इसको चाहिए 150, और फिर ये वाला टास्क जो है ये 50 मिनट्स के लिए करना है, टोटल इसको 200 टाइम चाहिए। इस केस में अगर वो सीरियल एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट करता है, अगर दो अलग-अलग ये टास्क चाइल्ड को देते हैं, ये पेरेंट को दे देते हैं, तो पहले सीपीयू अगर इसको मिल जाता है 50 मिनट्स के लिए, तो ये 50 मिनट्स सीपीयू यूज करेगा पेरेंट प्रोसेस। अगले जो 50 मिनट्स है ये वाले, जिसमें इसमें आयो करनी है, ये 50 मिनट्स में आयो कर रहा होगा, और साथ में ये जो टास्क 2 है सीपीयू फ्री है, तो सीपीयू टास्क 2 जो है ये चाइल्ड प्रोसेस है वो यूज कर सकता है, तो टास्क 2 50 मिनट्स का है, तो वो इसी में वो जो टास्क 2 है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अब उसके बाद ये टास्क 1 में 50 मिनट्स का और टास्क है वो 50 मिनट्स और लगेंगे, तो टोटल कितना टाइम लगा? तो कितना टाइम सेव हुआ? 50 मिनट सेव हो गए। तो चाइल्ड क्रिएशन जो होते हैं, ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है कि दो थ्रेड्स क्रिएट होते हैं अलग अलग से, तो अलग अलग
ऐसे इन पैरेलल एग्जीक्यूट होता है। इससे क्या होता है, इस ये सिर्फ हमारा जो है आईओ लेटेंसी को मिनिमाइज करता है। किसको करते हैं? आईओ लेटेंसी को मिनिमाइज करता है। आईओ लेटेंसी कैसे मिनिमाइज हुई है वो भी हमने देखा है कि इस केस में हमें वो 200 मिनट्स लग रहे थे, इस केस में हमें 150 मिनट्स लग रहे हैं। तो दैट इज व्हाई वी क्रिएट चाइल्ड। ओके, अब मैं चाइल्ड क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो चाइल्ड जब क्रिएट होता है होता क्या? टाइम है ना, तो 5 मिनट 20 कब होगा? अगली क्लास में नहीं, क्विज तो इसी क्लास में बना है, तो जल्दी जल्दी इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो क्विज जो है वो आपने उसका आंसर जो है वो मुझे बस बताना है। जिसका आंसर ठीक हुआ उसके नंबर लग जाएंगे, जिसका आंसर ठीक नहीं हुआ उसके नंबर नहीं लगेंगे, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ आपको कि क्विज बेसिकली क्या है। होता क्या है कि फॉक सिस्टम कॉल जो है वो एक आईडी रिटर्न करती है। क्या करती है? आईडी रिटर्न करती है। तो वो इंटीजर आईडी है, ठीक है। वो इंटीजर आईडी जो है, तो जो प्रोसेस आईडी होता है ना वो 16 बिट का होता है, 16 बिट का। तो 0 से लेकर 6000 16387 समथिंग लाइक दैट नंबर होता है। इसके दरमियान आईडी होता है आपका, जो ये आईडी रिटर्न करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोसेस ये पहले यहाँ पे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी मेन से, यहाँ जब फॉर्क इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो चाइल्ड क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो एक थ्रेड की बजाय ना 2 थ्रेड बन जाएंगे, समझ आ गई? तो एक थ्रेड की बजाय 2 थ्रेड हो जाएंगे। इसको जब आप एग्जीक्यूट करके इसकी जब आउटपुट लेंगे ना, इसकी आउटपुट पता क्या आएगी? इसकी आउटपुट आएगी इस प्रोग्राम को जब आप एग्जीक्यूट करेंगे, इसकी आउटपुट आएगी। एक्सक्यूज मी सर, जी इस थोड़ा इस साइड पे लेके हमें व्हाइट बोर्ड नजर नहीं आ रहा। थैंक यू सर। ओके, सो इस केस में जो प्रोग्राम है उसकी जो आउटपुट होगी वो ये होगी। ये क्यों होगी, समझ आई इस चीज की? नहीं समझ आई? इसकी समझ से ये बेसिकली जब एक थ्रेड जहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, ये इंस्ट्रक्शन, तो बेसिकली एक चाइल्ड क्रिएट हो चुका होगा, एक ये थ्रेड है ये। तो अब एक की बजाय 2 हाथ हो गए हैं। पहले एक हाथ था, अब 2 हाथ हो गए। अब उसने भी, पेरेंट प्रोसेस ने भी प्रिंट की स्टेटमेंट चलानी है और चाइल्ड प्रोसेस ने भी प्रिंट की स्टेटमेंट चलानी है। अब कब ये दो इंस्ट्रक्शन, कब दो बार ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी? फॉक सिस्टम कॉल के बाद इमीडिएट जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगी वो 2 दफा एग्जीक्यूट होगी। मींस पेरेंट प्रोसेस भी एग्जीक्यूट करेगा और चाइल्ड प्रोसेस भी एग्जीक्यूट करेगा। फॉक सिस्टम के बाद जितनी भी इंस्ट्रक्शन होंगी वो 2 दफा एग्जीक्यूट होगी। एक दफा पेरेंट प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगा, एक दफा चाइल्ड प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगा। ओके, इस चीज की समझ आई है? तो ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे बहुत सारी इंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट एफ, हेलो क्लास। इसके ऊपर जितनी भी प्रिंट की स्टेटमेंट्स हैं वो सिर्फ एक दफा ही एग्जीक्यूट होगी, ठीक है, क्योंकि पेरेंट प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट कर रही है। जैसे ही फॉक सिस्टम कॉल होगी तो एक की बजाय 2 प्रोसेसेस हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो इंस्ट्रक्शन होगी, इस फॉक के इमीडिएट जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगी, जितनी भी इंस्ट्रक्शन होगी वो 2 दफा एग्जीक्यूट होगी। एक दफा पेरेंट प्रोसेस उसको एग्जीक्यूट करेगा, एक दफा चाइल्ड प्रोसेस उसको एग्जीक्यूट करेगा। समझ आ रही है? वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ सिर्फ ये मेरा पिक करने की कोशिश करें। ये इंस्ट्रक्शन जब फॉक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी उसके बाद अभी उसकी बात ही नहीं हो रही। मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में आती है कि इसको आंसर करूंगा। मैं भी क्विज लेना है। मैं फॉक इंस्ट्रक्शन के बाद जो इंस्ट्रक्शन होगी वो 2 दफा एग्जीक्यूट होगी। अब आपका क्विज आ गया आपके पास, ठीक है। इसका आपको मुझे आंसर बताना है और आप इसका आंसर जो है कॉपी के ऊपर लिखना है आपने आंसर, और मैं आपके नेक्स्ट में नोट कर दूंगा, ठीक है। तो हरियर इसकी आपने आउटपुट लिखनी है।
किसी ने बोलना नहीं है, जो बोला मैंने उसको 0 मार्क कर देना। तो आप जितनी देर में आप आउटपुट लिखते हैं, आप मुझे इसकी आउटपुट दिखा दें और आप जा सकते हैं। आपकी अटेंडेंस भी हो जाएगी और आपके मार्क्स भी लग जाएंगे। तो जो इसकी आउटपुट लिखते हैं वो जा सकता है। सर क्वेश्चन क्या है, हमें फिर नजर नहीं आ रहा। आपको नजर ना ही आए तो अच्छा। ओके स्टूडेंट्स, यू कैन लीव, ऑनलाइन स्टूडेंट्स लीव कर सकते हैं। उनका क्विज जो है वो नेक्स्ट क्लास में होगा, जब वो इन पर्सन क्लास में होगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सर अटेंडेंस